हेलो एवरीबॉडी। मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द लीगल पापा। सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. So now let's see what we have to learn in the formation of contract. So this is the table of contents in which we have to learn about the introduction of the formation of contract, essential of a valid contract, mode of acceptance and acceptance absolute or unqualified. Next is the counter proposals, then the partial acceptance, then inquiry into the terms of proposals, then acceptance with the subsequent condition, acceptance of counter proposal, provisional acceptance, acceptance and withdrawal of tenders, then letter of intent to accept, liability for failure to consider tender, non-compliance with the requirements, tender with concessional rate, certainty of terms, preventing of tendering and blacklisting, and then the conclusion. So let's start the video and we will deal with the introduction, that how the formation of contract takes place. So, Section 1 of the Indian Contract Act of 1872 says that short title, extent and commencement. So, in Section 2H of the Indian Contract Act of 1872 defines the term contract. So, in which section the term contract is being defined? In Section 2H. तो 2H में यहाँ पे Section 2H में क्या है कि contract के बारे में describe किया गया है. So, according to the section, a contract is an agreement enforceable by law. तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक तरह का एग्रीमेंट है। क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है। और कौन इन्फोर्स करता है? तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब इसको कोर्ट में क्या कर सकते हैं? इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन देयर आर टू एसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दो तथ्य बहुत जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। क्या क्या है? तो पहला बोलता है देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। तो एक एग्रीमेंट होगा, उसमें एक कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए उसमें मनाही हो सकता है या उसको निष्पादित किया जा सकता है। किसके द्वारा? एग्रीमेंट के द्वारा। एंड देन सेकेंडली द एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और वो एग्रीमेंट किसके द्वारा इन्फोर्सेबल होगा? तो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होगा, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। देन देयरफॉर the law of contract is that branch of law which decide the circumstances in which the promise made by a person shall be legally binding to on the person who makes the promise. अब क्या बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एक ब्रांच है किसका? लॉ का। एक लॉ में क्या करते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक पढ़ते हैं और ये डिसाइड करता है कुछ सर्कमस्टेंसेस को। कैसे सर्कमस्टेंसेस को डिस्क्राइब करेगा? तो एक प्रॉमिस होगा। प्रॉमिस किसके द्वारा होगा? एक पर्सन के द्वारा होगा। वो प्रॉमिस कर रहा होगा और वो कैसा प्रॉमिस होगा? लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस होगा, मतलब कि वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल होगा ऑन द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस। तो उस पर्सन के द्वारा जो वो प्रॉमिस कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के लिए। So while all the contract are agreements, but all the agreements are contracts. तो यहाँ पे कहता है कि all the contracts are agreements, but not all agreements are contracts. तो जरूरी नहीं कि हर एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही होता है, इतना आप लोगों को जानना है। सो एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव इट्स लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। तो अगर कोई एग्रीमेंट होगा तो वो क्या है? अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में बदलना है तो उसको लीगली क्या करवाना पड़ेगा? इन्फोर्स करवाना पड़ेगा। सो द एग्रीमेंट विच आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल और नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट आर मेयर अ वॉइड एग्रीमेंट। तो अगर लीगली वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा वो एग्रीमेंट, तो सिर्फ और सिर्फ मेयर एक एग्रीमेंट होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ और अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। तो ये क्या होगा? नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये इन्फोर्सेबल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, तो अगर ये एक पार्टी चाहेगा तो इसको तोड़ के निकल सकता है, इसीलिए इसको लीगली क्या करवाना पड़ता है? इन्फोर्सेबल करवाना पड़ता है। नाउ सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। तो ये किसके बारे में बात करेगा? 2B एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। कोई भी ऑफर का एक्सेप्टेंस को ही इसको दर्शाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द पर्सन टू whom an offer is made to do or abstain from doing an act with a view to obtain the assent of such person, if gives his assent thereto, is said to have accepted the offer. अब यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि इस सेक्शन में क्या होगा? पर्सन को एक ऑफर किया जाएगा, कोई भी बात कहा जाएगा और क्या होगा? उसको बोला जाएगा कि ऐसा काम करने से मना ही होगा। और वो आदमी क्या करेगा? टू व्यू एंड ऑब्टेन द एसेंट, तो वो अपना एसेंट देगा, यानी कि कहेगा हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ।
इफ गिव्स एसेंट देयर टू इज सेड टू बी द एक्सेप्टेड ऑफर। तो अगर वो एसेंट अपना दे देता है कि हाँ मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा, या कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है जिसमें वो अपना क्या करता है, एसेंट दे देता है, अपना क्या बोलते हैं, अपना मताधिकार दे देता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड द ऑफर, वो ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट एक्सेप्टेंस विच इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होगा कि अगर एक्सेप्टेंस है तो ही ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं तो देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सेप्टेंस होना बहुत ही जरूरी है। सो वही है एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। So acceptance is the major role which is described in section 2B of the Indian Contract Act. So let's see the essentials of a valid contract. So what are the essentials of a valid contract? So first is the offer. First one is the offer. Then if the person is get offer, then it is to be accepted. So there is the acceptance. Then if there is acceptance, then it is the consent. Then if the consent is given by that person, then there is the capacity to contract कि कितना मतलब कितना कैपेसिटी में बना सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को। देन लॉफुली उसको इन्फोर्सिबल करवाएंगे, दैट इज द लॉफुल कंसिडरेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉफुली एक्सप्रेसिबल है, लॉफुली कंसिडरेशन है, तो वो क्या होगा, डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं हो सकता है। सो उसको भी देखना पड़ता है। सो दिस इज द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Now, the section 10 of the Indian Contract Act of 1872 deals with the enlist the conditions which are essential for a valid contract। तो ये क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनलिस्ट है और ये कंडीशंस है जो कि एसेंशियल है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो द एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज। तो क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले होता है ऑफर। ऑफर किस सेक्शन में डील किया गया, 2A में। सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफर और प्रपोजल। तो जो ऑफर है, प्रपोजल है, वो किसमें डिफाइन किया गया, सेक्शन 2A में। According to the section, an offer or proposal is said to be made by a person who signifies to the other person his willingness to do or abstain from doing an act with a view to obtain the assent of the other person। तो यहाँ पे ऑफर दिया जाएगा किसको, एक पर्सन को। और ऑफर भी हो सकता है, एक प्रपोजल भी हो सकता है। इज सेड टू बी मेड बाय अ पर्सन हु सिग्निफाइज टू द अदर पर्सन। और एक पर्सन के द्वारा दूसरे को सिग्निफाई करता है, दूसरे को निष्पादित करने के लिए कहा जाता है वो ऑफर को और प्रपोजल को। और उसका विलिंगनेस यानी कि उसका विलिंगनेस लिया जाता है, देखा जाता है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। अगर एग्री है तो वो क्या करेगा, अपना एसेंट देगा। एसेंट देगा तो क्या होगा, उसका ऑफर एक्सेप्ट यानी हो गया। तो इस तरीके से ऑफर और प्रपोजल दिया जाता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के द्वारा। अब यहाँ पे जब ऑफर हो जाएगा, देयर इज द एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस हो गया तो क्या होगा, ये किस में डील किया गया, सेक्शन 2B में of the Indian Contract Act talks about acceptance. So according to the section, when the person to whom an offer is made gives his assent thereto is said to have accepted the offer। अब जो भी ऑफर एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने रखा है, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा। So now there is a acceptance then requires the consent. So section 13 of the Indian Contract Act defines the term consensus as the agreement of the parties to the contract upon the same thing in the same sense। अब ये क्या होगा, एक तरह का एग्रीमेंट है किसके बीच में, पार्टीज के बीच में, टू द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो दोनों को एक चीज और एक तथ्य को समझने के लिए मदद मिलता है इससे। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज एसेंशियल दैट दे शुड हैव consensus ad idem, that is they should agree to the same thing in the same sense। तो यहाँ पे एक टर्म आता है consensus ad idem। इसका मतलब होता है कि दे शुड एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो जो अगला व्यक्ति समझ रहा है, उसी व्यक्ति जो जिसके सामने प्रपोजल रखा गया था, वो भी उस बात को वही सही तरीके से समझे, उसी को कहते हैं कॉन्सेंसस एड इडेम। सो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद आता है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सो ये किस में डील किया गया, सेक्शन 11 में। लेस डाउन द क्राइटेरिया फॉर कॉम्पिटेंसी ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या है, क्राइटेरिया है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कैपेसिटी कॉम्पिटेंस क्या हो सकता है। अब ताजमहल का हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं सकते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि व्हाट इज द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सो टू इंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें देखा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें पार्टीज जो इंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसका कैपेसिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट के इंटर करने में या नहीं है।
सो आफ्टर नोइंग द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू कंसिडर द लॉफुल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे देखा जाएगा व्हाट इज द लॉफुल कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन एसेंशियली मीन्स क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब क्या होता है? क्विड प्रो क्यू विच मीन्स समथिंग डन इन द रिटर्न ऑफ द अदर। तो इसका मतलब ही होता है कि कुछ कार्य किया गया होगा एक दूसरे के लिए, ठीक है, रिटर्न ऑफ द अदर। सो इट इज द कंपनसेशन फॉर द एक्ट और ओमिशन कमिटेड बाय अ पर्सन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखा जाता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई ओमिशन होगा या कोई पर्सन क्या होगा, फुलफिलमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पनसेशन का भी जिक्र किया जाता है। वही टर्म्स होता है कॉन्ट्रैक्ट का। सो द एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। और एग्रीमेंट क्या होता है? नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, निष्पादित होने से पहले खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सो द एग्रीमेंट विच इज इंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड और इलीगल बाय एनी लॉ इन्फोर्स। तो अगर कोई एग्रीमेंट बन रहा है तो क्या होना चाहिए? पार्टीज जो बना रहा है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड और इलीगल बाय एनी लॉ इन्फोर्स। तो कोई भी लॉ इन्फोर्स होगा तो उसको डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यानी कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेयर्ड करता है वॉइड, नल एंड वॉइड, तो अगर वैसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो निष्पादित नहीं होगा। तो उसको भी ध्यान में रखकर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं जो कि इन्फोर्सेबली लॉ में हो सके, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग निष्पादित करते हैं। So after seeing the lawful consideration, then there is the mode of acceptance. अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? Mode of acceptance. So the term acceptance has been defined under section 2B. तो section 2B में क्या define किया गया? Mode of acceptance, that is the acceptance of the Indian Contract Act of 1872. According to the section, an offer or proposal is said to have accepted when the person to whom the proposal or offer to do or not to do an act is made, he gives his assent to such an act or omission. तो पहले भी बात कर चुके हैं कि इस सेक्शन में क्या कहता है, ऑफर और प्रपोजल होता है और वो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कोई भी प्रपोजल और ऑफर को वो क्या करता है, या तो कहता है मैं करूंगा या तो नहीं करूंगा। जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस तरीके की बात होती है और वहां पे क्या होता है, अपना एसेंट देता है और सच एक्ट और ओमिशन के लिए, ठीक है। सो देयरफॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड गिव्स हिज एसेंट और कॉन्सेंट टू द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अपना एसेंट देगा, अपना कॉन्सेंट देगा कि क्या है, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर करना चाहता है। जो प्रपोजल रखा गया था, जो ऑफर रखा गया था, उसको एक्सेप्ट करके अपना एसेंट दे दिया और बोला कि हाँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहता हूँ, अपना ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लिया। सो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय द फॉलोइंग टू वेज। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से दिया जाएगा। तो वो दो तरीके से दिया जाएगा, चलिए देखते हैं। So first one is the implied acceptance and another one is the express acceptance. So let's see the implied acceptance. Acceptance which is not explicitly made by means of speech or writing but by the way conduct of the person to whom an offer is made. अब क्या है कि ये एक तरह का एक्सेप्टेंस है बट नॉट एक्सप्लिसिटली मेड बाय मीन्स ऑफ स्पीच और राइटिंग। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये स्पीच से ही या राइटिंग से बना हो, बट बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन। उसका कंडक्ट कैसा है वो पर्सन का, किस तरीके से वो रहन सहन है, उसको भी देखकर ये क्या कर सकते, ऑफर को दे सकते हैं। सो द स्ट्राइकिंग ऑफ हैमर थ्राइस बाय द auctioneer in order to show his acceptance to offer made by the bidder is an example of implied acceptance to the offer made by the bidder at an auction to the auctioneer। तो ये क्या हो गया, ना कि स्पीच है ना कि राइटिंग है, वो कंडक्ट ऑफ द पर्सन था कि क्या किया, हैमर को स्ट्राइक किया ऑक्शनर और क्या किया, ऑर्डर किया सो एक्सेप्टेंस का कि जो ऑफर बिडर किया था उसको वो एक्सेप्ट कर लिया है और वो स्ट्राइक कर दिया अपने हैमर को और बताया कि वो बिडर ऑक्शन में क्या किया, ऑक्शनर जो था उसके कंडक्ट ऑफ द पर्सन को देखते हुए उसके बिडर में जितना भी था वैल्यू उसके द्वारा उसको दे दिया गया, यानी निष्पादित कर दिया गया। तो ये भी एक तरह का इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि हाँ उसके जो भी थे बिडिंग का जो प्रोसेस था उसमें क्या हो गया, वो बिडर उसको वो चीज़ मिल गया। तो इस तरह के चीज़ों को क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। नो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, सो एक्सेप्टेंस विच इज़ मेड बाय द मीन्स ऑफ वर्ड्स। तो एक्सेप्टेंस कैसा होगा, मीन्स ऑफ वर्ड से बना होगा, ओरल होगा और रिटेन होगा, इज नोन एज द एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ए ऑफर बी हिज वॉच फॉर सेल थ्रू मेल एंड ए रिप्लाइज इन पॉजिटिव टू द ऑफर बाय ईमेल। तो एक क्या हो गया, ए बी को बोला कि हम अपना घड़ी बेचेंगे, ए रिप्लाई किया पॉजिटिवली ईमेल के द्वारा कि हाँ मैं आपका घड़ी खरीदूंगा। तो ए क्या किया था, बी के पास एक प्रपोजल, एक ऑफर रखा था और बी क्या किया, उसको एक्सेप्टेंस में
ले लिया तो एक तरह का ये क्या हो गया, एग्रीमेंट में घुसा, और इसी एग्रीमेंट को हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर देंगे ना। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। सो एक्सेप्टेंस टू बी लीगली इन्फोर्सेबल मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। सो अगर लीगली वो इन्फोर्सेबल होगा तो उसको एकदम ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट भी होना चाहिए और अनक्वालिफाइड भी होना चाहिए। सो सेक्शन 7(1) of the Indian Contract Act provides that in order to turn an offer into an agreement, the acceptance to the offer must be absolute or unqualified. तो अगर कोई ऑर्डर है उसको अगर हम लोग को एग्रीमेंट में बदलना है और उसका एक्सेप्टेंस होगा उस ऑफर पे, तो ये कैसा होना चाहिए, एकदम एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। सो द लॉजिक बिहाइंड द प्रिंसिपल दैट द acceptance to the offer must be absolute or unqualified is that when acceptance is not absolute and is qualified, it results into an counter offer which leads to the rejection of the original offer made by the offer to the offeree. अब क्या होगा, ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, क्वालिफाइड होगा। तो क्या होगा, अगर ए बी को घड़ी बेचने के लिए बोला था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, तो अब क्या है कि वहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट था और अनक्वालिफाइड था। लेकिन अगर बी कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद अगर बोलेगा हम घड़ी नहीं खरीदेंगे, तो इस तरह का ऑफर क्या हो जाएगा, ऑफरी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का, ओरिजिनल ऑफर का क्या होगा, रिजेक्शन एक तरह का होगा। तो इस तरह में एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए। So if the offeree makes any variations in the original terms of the contract proposed to him and accepts the contract, such acceptance would result in the invalidity of the contract. तो यहाँ कहता है कि ऑफरी क्या करता है, मेक्स एनी वेरिएशन, तो अगर उसमें कोई भी वेरिएशन लाता है इन द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि मान लीजिए ए कहा था कि घड़ी हम 700 रुपये में बेचेंगे, तो अब क्या है कि वो बोलेगा 1000 में बेचेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सो देयर मस्ट नॉट बी एनी वेरिएशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोज टू हिम, then the accepts the contract, such acceptance would be result in the invalidity of the contract. तो अगर ऐसा कहता है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उसमें उसको वैलिडिटी देना है और उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं ला सकता है। सो देयर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। So let's understand it with the example. So for example, if A offers to sell his bike B for rupee 10,000, अब एक ए क्या कर रहा, ऑफर किया है बी को कि अपना बाइक को 10,000 में बेचेगा, बट बी persuaded ए टू सेल हिम बाइक फॉर 7,000 rupees, to which A denies, and if B at later point of time agrees to buy the bike for 10,000 rupees. अब क्या कह रहा है, बी persuades ए, बी क्या किया, ए को परसूड किया टू सेल द बाइक फॉर 7,000, बोला कि 7,000 में बेच दो इस बाइक को, बट ए डिनाइज, ए क्या बोला, नहीं नहीं 10,000 में बेचूंगा। एंड इफ बी एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम एग्रीज टू बाय द बाइक एट 10,000 रुपीज़, अब बी क्या किया, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में वो रिजिड था ए कि 10,000 में बेचूंगा, तो वो डिसाइड करता है, एग्री करता है कि 10,000 में खरीद लूंगा। देन ए इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू सेल हिम द बाइक एज द कॉन्ट्रा ऑफर मेड बी पुट्स एन इन टू द ओरिजिनल ऑफर। तो ज़रूरी नहीं कि अब बी क्या करेगा, सॉरी ए क्या करेगा, बी को ही बेचेगा वो बाइक, क्योंकि वो काउंटर ऑफर में क्या किया था, जो ओरिजिनल प्रपोजल रखा था उसको माना नहीं था, 10,000 बोल रहा था, वो 7,000 बोल रहा था। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ए बी को ही बाइक बेचे, वो किसी को भी बेच सकता है। Now, it is also important that the acceptance made by the offeree should be in toto. तो acceptance जो ऑफरी के द्वारा होगा वो किस में होना चाहिए, टोटो में। That is the acceptance should be given in all terms and condition of the offer, as acceptance of only a part of the offer is not a good acceptance under the law. तो अगर कोई, टोटो का मतलब ही होता है कि एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, गिवन इन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन इन द ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन उसके एक्सेप्टेंस को पूरा होना चाहिए, और ओनली अ पार्ट ऑफ द ऑफर इज नॉट अ गुड एक्सेप्टेंस। तो अगर कुछ पार्ट को एक्सेप्ट कर रहा है बाकी को रिजेक्ट कर रहा है, तो इस तरह का एक्सेप्टेंस अच्छा एक्सेप्टेंस नहीं है, किसके नज़र में, तो अंडर द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, ए मेक्स एन ऑफर टू बी फॉर सेल ऑफ 30 kg ऑफ वीट एट ₹700, बट बी एग्रीज टू बाय ओनली 10 kg ऑफ वीट। अब ए क्या कर रहा था, ऑफर किया था बी को 30 kg वीट बेचने के लिए 700 रुपये में, बट बी बोला नहीं मैं 10 kg ही वीट खरीदूंगा। Here the acceptance made by B is not in toto with respect to the terms of the contract, and therefore the acceptance made by B is no acceptance in the eye of law, and therefore A is under no obligation to sell him wheat since there is no contract between them. तो अब क्या है कि वो सिर्फ 10 kg खरीदना चाहता था, तो अगर लॉ के अंडर में देखेंगे तो इस तरह का एक्सेप्टेंस क्या है, टोटो के अंतर्गत में आता है, यानी कि वो फुल एक्सेप्टेंस नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा रिलाई नहीं कर रहा है, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। और ई कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, सॉरी ए को कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि बी को ही बेचे, और बी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि ए से ही खरीदे, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस फुल्ली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और पार्शियली वो करेगा तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन दैट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ।
Now counter proposal. So section 2A of the Indian Contract Act defines the meaning of the proposal. According to the section, a proposal is signifying to the willingness by a person to another person to do or to abstain from doing an act with the view of obtaining the assent of another person to such an act or omission. The person who signifies his willingness to obtain the assent of the other person is said to be an offerer, and the person whom to the offer is made is offeree. अब क्या है, यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने क्या रखता है, एक ऑफर रखता है, और वो क्या करता है, अपना विलिंगनेस शो करता है उस ऑफर को या तो एक्सेप्ट करे या तो डिनाई करे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक ऑफर को अपना एक्सेप्टेंस देता है। तो अगर जो पर्सन होगा वो सिग्निफाई करेगा अपना विलिंगनेस टू ऑब्टेन द एसेंट, क्या करेगा, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू ऑब्टेन द एसेंट, मतलब वो एक्सेप्टेंस किया, तो वो पर्सन क्या होगा, ऑफरर होगा। वो क्या होगा, ऑफरर, जो ऑफर दिया था। एंड द पर्सन हुम द ऑफर इज मेड, तो जो पर्सन को ऑफर दिया गया था उसको बोला जाएगा ऑफरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड उसको ऑफरी बोलेंगे, और सिग्निफाइज द विलिंग टू ऑब्टेन हिज एसेंट उसको ऑफरर बोलेंगे। Now, counter offer or proposal arises when the person to whom an offer is made, instead of accepting it in a straight way, imposes any condition which result in modification or alteration of the original terms of the contract. तो अब काउंटर ऑफर और प्रपोजल कब अराइज होता है, व्हेन द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड। तो एक पर्सन को क्या होगा, ऑफर जब दिया जाएगा, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट स्ट्रेट अवे, तो उसको डायरेक्टली वो स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट नहीं किया, इम्पोजेस एनी कंडीशन विच रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन, लेकिन उसमें इम्पोज कर दिया कंडीशन, या उसके कारण क्या हो गया था, मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन उस कॉन्ट्रैक्ट में हो गया था ऑफ द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किसमें, तो ओरिजिनल टर्म जिसमें मेंशन था उसमें कुछ अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन हो गया था। सो द पर्सन हु मेक सच अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन इज सीड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर। तो जो पर्सन के द्वारा क्या हो गया, अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन हुआ था, उसी को कहते हैं काउंटर ऑफर। So the counter offer result in rejection of the original offer, and a result the person who make the original offer shall no longer remain bound in the terms of the contract. तो इसमें काउंटर ऑफर क्या किया, वहाँ पे अल्टरेशन हो गया था, मॉडिफिकेशन हो गया था। तो ओरिजिनल ऑफर में जब इस तरह का चीज़ होगा तो यहाँ कहता है देयर शैल नो लॉन्गर रिमेन बाउंड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें बाउंड करे उस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो ओरिजिनल ऑफर में अगर कोई भी अल्टरेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो देयर विल बी नो बाउंडिंग टू द पार्टीज। Now, partial acceptance. So, it is settled principle of law of contract that an offer which is put before the offeree should be accepted by him entirely, and he cannot accept the offer partially by agreeing only on the terms of the contract which are favorable to him, while rejecting the rest of the conditions under the offer as an incomplete acceptance of the offer. तो यहाँ पे क्या है कि एक settled principle of law of contract है। उसमें क्या होता है, ऑफर विच इज पुट बिफोर द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बाय हिम इंटायरली, पूरा का पूरा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ही कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर पार्शियली, वो ऑफर को आधा अधूरा नहीं कर सकता है। ये नहीं कि एग्रीइंग ओनली टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर फेवरेबल टू हिम, कि जरूरी नहीं कि उसको जो फेवरेबल उसी को एग्री करेगा, वाइल रिजेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द कंडीशन अंडर द ऑफर इनकम्प्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। तो क्या है कि उसको रिजेक्ट कर देगा जो उसके फेवर में नहीं था। तो इस तरह का क्या होता है, इनकम्प्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर कहलाया जा सकता है। और ये क्या होगा, रिजल्ट इन टू द काउंटर प्रपोजल, एंड देयर फोर इट विल नॉट बाइंड टू द ऑफरर एज देयर फोर नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम ऑफ द ऑफरी। तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि पार्शियली वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, फुल्ली वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। So, in the case of Ramabhai M. Nilkant Ghasiram versus Ladli Prasad, an application was made in a company for certain shares was made to the on the conditions that the applicant would be appointed as a cashier in the new branch of the company. अब यहाँ पे इस केस में क्या कहा था, application was made in the company for certain shares. अब सर्टेन शेयर्स के लिए एक एप्लीकेशन मेड बनाया गया था, वॉज मेड ऑन द कंडीशन दैट द एप्लीकेंट वुड बी अपॉइंटेड एज अ कैशियर इन द न्यू ब्रांच ऑफ द कंपनी। तो इसमें क्या है, एप्लीकेंट को अपॉइंट करना था एज अ कैशियर, मतलब नोट गिनने वाले, इन द न्यू ब्रांच ऑफ द कंपनी। सो द कंपनी विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन मेड एन एलोकेशन ऑफ द शेयर्स टू द एप्लीकेंट एंड डिमांडेड द शेयर मनी फ्रॉम हिम। अब कंपनी क्या किया, कोई भी कंडीशन को फुलफिल, पूरा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था, मेड एन एलोकेटेड टू द शेयर्स टू द एप्लीकेंट। अब शेयर्स को क्या किया, एप्लीकेंट को एलोकेट कर दिया, मतलब उसको दे दिया, एंड डिमांडेड द शेयर मनी फ्रॉम हिम, और फिर डिमांड किया उसके शेयर मनी को। सो द कोर्ट इन द केस हेल्ड दैट द पिटिशनर applicant for 100 shares was conditional, and there was no intention on the part of the company to accept the terms of the contract entirely, where he applied for shares until he was appointed as a cashier by the company, and therefore there was only a partial acceptance of the offer. अब यहाँ पे क्या था,
कि विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशंस था। तो कोर्ट क्या देखा कि इसमें जो भी था पिटिशनर जो था, एप्लीकेंट 100 शेयर्स कंडीशनल था, तो उसको तो लिया। देयर वॉज नो इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कंपनी है उसको तो जरूरी नहीं था कि वो कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। सो इंटायरली वेयर ही अप्लाइड द शेयर्स वाज अपॉइंटेड एज अ कैशियर बाय द कंपनी एंड देयरफॉर देयर वाज ओनली पार्शियल एक्सेप्टेंस। लेकिन जो कैशियर को अपॉइंट किया था उसमें क्या था कि उसका पार्शियल एक्सेप्टेंस था। तो पार्शियल एक्सेप्टेंस था विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशंस। तो लॉ देखा कि इसमें क्या है, पार्शियल एक्सेप्टेंस है, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं था। Now, inquiry into terms of proposals. So, the mirror image rules is a traditional contract rule under common law. अब यहाँ पे एक रूल आता है जिसको बोलते हैं मिरर इमेज रूल। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो ऑफरर है, जो ऑफरी है, उन लोग दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एक दूसरे के समझ में आने चाहिए। जो अगला समझ रहा है, ऑफरर जो समझ रहा है, वही ऑफरी समझेगा, तो ही एक मिरर इमेज बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू द रूल द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ द ऑफर। तो वो कैसा होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए जो ऑफर हो रहा है। सो अटेम्प्ट्स मेड बाय द ऑफरी टू चेंज और अल्टर द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ ऑफर आर ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर एज दे आर इम्प्लीटली इंडिकेट द ऑफरी नॉट टू बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट विच इज पुट बिफोर हिम। तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि काउंटर ऑफर क्या है, कि आधा एक्सेप्टेंस होता है। सो अटेम्प्ट्स मेड बाय द ऑफरी टू चेंज और अल्टर द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द ऑफर आर ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर। तो बीच में अगर कोई चेंज करता है, अल्टर करता है ओरिजिनल टर्म्स में, तो वो काउंटर ऑफर होता है। एज दे इम्प्लीटली इंडिकेट द ऑफरिंग नॉट टू बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट विच इज पुट बिफोर हिम। तो वो बाउंड नहीं होगा, जो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट रखा गया उसके लिए वो बाउंड नहीं होगा। सो हाउएवर इन रिसेंट टाइम्स द एटीट्यूड of the judiciary towards the application of the rule has turned out to be more liberal by holding that only those variations which directly hit the material terms of the contract are to be regarded as counteroffer, which is a result of the purported acceptance. अब क्या बोला कि लॉ देख रहा है कि कुछ कुछ ऐसे ऑफर्स बीच में अल्टरेशन आ जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा लिबरल हो गया। और वो क्या कह रहा है, होल्ड ओनली दोज वेरिएशन विच आर डायरेक्टली बाय द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कुछ ऐसा चीज़ तथ्य है जो डायरेक्टली हिट कर रहा है मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को, टू बी रिगार्डेड एज काउंटर ऑफर, तो उसी को सिर्फ काउंटर ऑफर में रिगार्ड किया जाएगा, यानी कि माना जाएगा, विच इज रिजल्ट इन द परपुरेटेड एक्सेप्टेंस। तो उसको बोला गया था परपुरेटेड एक्सेप्टेंस। दैट इज द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो हिट करता है तो वो सिर्फ परपुरेटेड एक्सेप्टेंस में आएगा। So even under the mirror image rule, no rejection of the offer is considered to have taken place if the offeree merely inquires the terms of the contract without showing any intention of rejecting the offer. अब यहाँ पे कहता है कि मिरर इमेज रूल में नो रिजेक्शन ऑफ द ऑफर इज कंसीडर्ड, कोई भी रिजेक्शन, नो रिजेक्शन होगा, मतलब कि कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा, इज कंसीडर्ड टू हैव टेकन प्लेस इफ द ऑफरी मेयरली इंक्वायर्स इनटू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर सिर्फ ऑफरी क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा उस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। सो विदाउट शोइंग एनी इंटेंशन ऑफ रिजेक्टिंग द ऑफर, तो अगर वहाँ पे कोई इंटेंशन जब तक शो नहीं करेगा उस ऑफर को रिजेक्ट करने का, तब तक रिजेक्शन नहीं होगा। सो practically differentiating between a counter offer and making an inquiry as a term of the contract. So, however, the fundamental issue which has to be considered while making the differentiation is whether the offeree objectively indicates his intention of not to abide by the terms of the contract. तो यहाँ पे कहता है कि काउंटर ऑफर में क्या करता है, मेकिंग एन इंक्वायरी एज टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सिर्फ अगर इंक्वायरी किया हुआ है तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा, तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेगा कि अगर इंक्वायरी है तो उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का रिजेक्शन नहीं होगा। सो हाउएवर द फंडामेंटल इशू विच टू बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग द डिफ्रेंशिएशन इज वेदर द ऑफरी ऑब्जेक्टिवली इंडिकेट्स हिज इंटेंशन नॉट टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें देखा जाएगा कि फंडामेंटली क्या है कि अगर वो अबाइड नहीं कर रहा उसके इंटेंशंस को, उस कॉन्ट्रैक्ट के इंटेंशन को, तो वो क्या होगा, अबाइड नहीं करेगा तो वॉइड हो जाएगा। तो उस तरह का ऑब्जेक्टिवली इंडिकेट करेगा। लेकिन सिर्फ इंक्वायर करेगा तो देयर इज नो रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज इवन कम्स अंडर द मिरर इमेज रूल. So this is all about the today's video. In next video we will deal with the remaining part of the formation of the contracts. So if you like the video, if you understand the video, please share and subscribe my channel. Thank you.